नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। ठीक है, आप मेरे को बता देना मैं उसे क्या पढ़ूं। चलो आ जाओ। कल हमने बहुत सारी बातें की थी। देखिए अभी क्या है कि जैसे मैंने यहां पे आपको पढ़ाया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंग्लो सेक्शन, तो अभी मैं आपको ओवरऑल बताते हुए जा रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इस पीरियड का नाम एंग्लो सेक्शन क्यों पड़ा, है ना। और यहां पे ढेर सारी कहानी होगी, ढेर सारी बातें होंगी और बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन पहले एक बार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ओवरऑल डेट के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डिटेलिंग में जाएंगे, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हो जाइफा। ओके, चलिए तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताया था इतिहास का कि स्टोन एज की बात करते हैं, पैलियोलिथिक एज होता है, मैसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड। लिथिक की बात करेंगे तो लिथोस वर्ड से आया है, और लिथोस का मीनिंग होता है लिथो, यानी कि स्टोन, जिसको आप पत्थर बोलते हैं, संस्कृत में पाषाण बोला जाता है। तो पैलियोलिथिक ओल्ड, और लिथिक का मीनिंग स्टोन, एज का मीनिंग काल, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। मैसोलिथिक की बात करेंगे, मैसो का मीनिंग मिडल, लिथिक का मीनिंग स्टोन, एज का मीनिंग काल, मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक की बात करेंगे, नियो मीन्स न्यू, लिथिक यानी स्टोन, और एज यानी कि काल, नव पाषाण काल। और पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया, आप पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक, मैसोलिथिक, नियोलिथिक। प्रियम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सुबह सिंह गुड मॉर्निंग। आइए यहां पे अमन बादल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन बादल जी, सिलेक्शन आपका टीआरई में हो चुका है, 3 में कैसा लग रहा है सेलेक्ट होने के बाद भाई? आइए, उसके बाद यहां पे क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे। क्रोनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टाइम, समय। और यहां पे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसका नाम एंग्लो सेक्शन क्यों पड़ा है, इस पे लंबी कहानी है, चर्चा होगी, डिबेट करेंगे हम लोग, तब जाके और भी डाउट आपका क्लियर होगा। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड कब से कब तक रहा है? 450 टू 1066। लेकिन एंग्लो सेक्शन से भी एक पीरियड रहा इंग्लिश लिटरेचर में, जिसका क्या नाम है? डार्क एज। और बच्चा सिर्फ समझता है ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन, उससे पहले आपका रहा है डार्क एज। बट डार्क एज की क्या खास बात है? तो डार्क एज में इंग्लिश जो है पैदा नहीं हुआ था, वो अपने मां के गर्भ में था। जब बच्चा पैदा होता है तो मां के गर्भ में होता है, उसके बाद वो पैदा होता है। तो डार्क एज में इंग्लिश आपका पैदा नहीं हुआ था, इट वॉज नॉट इमर्ज्ड। लेकिन सवाल ऐसे आता है, विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अकर्ड या केम बिफोर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज कॉल्ड डार्क एज। यानी उसको हम क्या बोलेंगे? डार्क एज बोलेंगे। और डार्क एज के बाद क्या आया? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सेक्शन, 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी। फिर आपका आता है मिडल इंग्लिश, और मिडल का नाम क्या है? एंग्लो नॉर्मल। कल अनामिका पूछी भी थी कि सर एंग्लो नॉर्मल नाम क्यों है, सब बात करेंगे। और ये 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी है। और फिर आपका आता है द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, 1500 ऑनवर्ड्स, यानी अभी तक। फिर इसी को पोस्ट मॉडर्न में भी हम ले जाते हैं। मिडल इंग्लिश पीरियड जो आपका रहा है 1066 टू 1500, इस मिडल इंग्लिश पीरियड को द एज ऑफ चौसर भी बोलते हैं। और आपके चौसर साहब का नाम यहां पर क्यों है? चौसर साहब को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है, बहुत उपाधि इन्हें मिली है, ग्रेट राइटर हैं, फर्स्ट नेशनल पोएट हैं ये, है ना। और ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश में डिफरेंस क्या है? तो आपको मैंने बताया था, एक नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, अभी पैदा लिया है, लेकिन वो चल नहीं पाएगा प्रॉपरली, भाग नहीं पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि बॉडी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। तो ओल्ड इंग्लिश यही है। डार्क एज में इंग्लिश जो है वो कहां है? गर्भ में है, पैदा नहीं लिया है। क्लियर है मामला? ओल्ड में क्या है? पैदा ले लिया है, लेकिन अभी न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात बच्चा है, उतना दौड़ नहीं भाग रहा, उतना चल नहीं पा रहा, भाग नहीं पा रहा, यानी कि उतना फैला हुआ अभी नहीं है। तो ओल्ड इंग्लिश में इट वॉज इमर्ज्ड, यानी लैंग्वेज पैदा तो लिया इंग्लिश, बट नॉट इवॉल्व, लेकिन उतना इवॉल्व नहीं हुआ, उतना अपने आप को डिवेलप नहीं कर पाया। ये सब लाइन आपको याद रखनी है। क्लियर? यानी पूरी दुनिया में वो फैल नहीं पाया। लेकिन जैसे ही मिडिल एज आया, मिडिल एज की बात कर देंगे, तो यहां से इंग्लिश जो है अपने आप में डिवेलप होने लगा, फैलने लगा। क्लियर? एंग्लो नॉर्मन 1066 1500। और इसी एज में ग्रेटेस्ट राइटर जॉफ्री चौसर भी बिलोंग करते हैं, और जॉफ्री चौसर को मिडिल इंग्लिश पीरियड या द एज ऑफ चौसर भी बोला जाता है। हाँ, बार्ड ऑफ एवॉन विलियम शेक्सपियर है आपके। ठीक है, फीलिंग रिलैक्स्ड। ओके गौरव यादव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। चलिए अब यहां देखिए क्या लिखे हैं सुभाष सिंह आप, एंशियंट अबाउट 1250 बीसी। नहीं, यहां पे हम जो भी बात कर रहे हैं ना, सब एडी में बात करें, इसलिए कल मैंने बताया था बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी एनो डोमिनी। यहां हम जो भी बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये एडी में बात कर रहे हैं, यानी आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, ये ध्यान रखना है।
क्लियर है? द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन मेसोपोटामिया अबाउट 3200 बीसी। बीसी की बात यहां पे नहीं कर रहे, हम करेंगे वो सब भी बातें, लेकिन यहां ये रहने दीजिए। अब यहां पे आइए, मॉडर्न की जब हम बात करते हैं तो ये 1500 से लेके अभी तक का जो मामला चला हुआ आया है। बार बार इसको पढ़ें, ये बोर्ड पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम पे डलवा चुका हूं। एज पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सेक्शन, 5th to 11th सेंचुरी। इस एज में क्या हुआ था? इंग्लिश पैदा तो लिया था बट इवॉल्व नहीं हो पाया था। अब यहां पर एक वर्क का नाम आता है बेओल्फ, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका और टीआरई 3.0 में भी पूछा था। बेओल्फ की बात करेंगे, ये फर्स्ट इंग्लिश पोयम है, यानी ओल्डेस्ट पोयम। इंग्लिश इतिहास में, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में अगर ओल्डेस्ट पोयम का नाम लिया जाएगा, बेओल्फ का नाम लिया जाएगा, है ना। हीरोइक पोएट्री है, क्लियर, और फिर रिलीजियस है, यानी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलता है। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में राइटर्स का अगर नाम लेंगे तो टोटल जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आपके राइटर हुए हैं वो 12 हुए हैं, 12 हुए हैं। लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो नाम है हमारा कैडमॉन, साइनउल्फ, साइनउल्फ, कैडमॉन या साइनउल्फ। साइनउल्फ को कई बार काइनउल्फ भी पढ़ते हैं, KYNE, और साइनउल्फ का ये भी एग्जांपल होता है CYNWLF, आर मेजर रिलीजियस पोएट्स। ये आपके मेजर रिलीजियस पोएट्स हैं, यानी इनसे सवाल हमारे एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। और अगर टोटल नंबर की बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में तो 12, ऐसा हिस्टोरियन का कहना है कि 12 राइटर्स हुए, इतिहासकार का कहना है। अभिषेक कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, बेओल्फ यही हमने लिखा है, एनोनिमस, यानी ये जो वर्क है, ये जो पोएम है, इसके राइटर का नाम किन्हीं को मालूम नहीं है। तो अगर राइटर का नाम आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन में एक वर्ड ये देता है एनोनिमस, और एनोनिमस का मतलब आपको होना चाहिए मिले मालूम, अज्ञात, अननोन, जिसका नाम आप नहीं जानते हैं। चलिए, सॉरी सर आई एम लेट ओनली फॉर 50 मिनट्स। नहीं, लेट नहीं करना है नालंदा जी, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आइए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में प्रोमिनेंट किंग आपके हुए अल्फ्रेड द किंग, जो कि एक राइटर भी थे, अल्फ्रेड द किंग। और आपको आगे कल बताऊंगा, कल नहीं मतलब जब भी ये कंप्लीट होगा हमारा, कि इन्होंने ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड नाम दिया था, है ना। इन्हीं के दम पे इस पीरियड का नाम ओल्ड इंग्लिश पीरियड रखा गया था, क्योंकि यहां से पहले, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से पहले की जब बात करते हैं तो वहां पे रोमन्स की बात होती है, जूट्स की बात होती है, एंजल्स की बात होती है ना जी। तो ये सब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या आया। और अल्फ्रेड द ग्रेट, ये प्रोमिनेंट किंग हुए, यानी इंपॉर्टेंट किंग हुए, बहुत ही पावरफुल रहे, और इन्होंने ही ये नामकरण किया था। सब बातें होंगी यहां पे। लास्ट किंग की बात करेंगे, हेरोल्ड गॉडविंसन, जिनको आप हेरोल्ड सेकंड भी कहते हैं, और कई बार एग्जाम में हेरोल्ड गॉडविंसन की मदर का नाम पूछा गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। क्लास कब स्टार्ट हुआ? 9:35 पे, या उसके बाद थोड़ी, मतलब 9:40 के समथिंग में। अब यहां आइए, तो हेरोल्ड गॉडविंसन जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के लास्ट किंग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को हेरोल्ड सेकंड भी कहते हैं। और इनकी माता जी का नाम आपके एग्जाम में चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या नेट लेवल का पेपर हो, पूछा जाता है, और नाम है गीता, GITHA या GYTHA, गीता थॉर कैल्सडॉटिर, गीता थॉर कैल्सडॉटिर, THORE KELLSDOTTIR, गीता थॉर कैल्सडॉटिर। किनका नाम है? हेरोल्ड गॉडविंसन की मदर का नाम है। हेरोल्ड गॉडविंसन को हेरोल्ड सेकंड भी कहते, हेरोल्ड द्वितीय भी कहते। ये कौन है? ये लास्ट किंग है। कब भैया? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सेक्शन, 450 to 1066, 5th to 11th सेंचुरी। याद आप रखेंगे। क्लियर है ना इतनी सारी बातें? और देखो कितने बच्चे देख रहे सेशन को। सेशन अगर आप सभी को अच्छा लगे तो अपने अंदाज में ही आप इसे जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमें मोटिवेशन देता है। और YouTube का कॉन्सेप्ट यह है कि आप जितना किसी वीडियो को लाइक करते हैं, ये उतना आगे बढ़ता है। तो इस सेशन को आगे बढ़ाना ये आपका काम है। तो प्लीज आप लोग अगर अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। आइए यहां पे मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करेंगे। इसका नाम है एंग्लो नॉर्मन, और ये आपका 11 to 15 सेंचुरी। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक तो हुआ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, नॉर्मन पीरियड, सब आपको बताया जाएगा डिटेल में, परेशान नहीं होना है। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो 1066 to 1314। अब अगर बात करें एंग्लो नॉर्मन सेंचुरी में बात करेंगे तो 1066 यानी 11th सेंचुरी, और 1340 यानी कि 15th सेंचुरी। और 15th सेंचुरी का कौन सा पार्ट? अर्ली पार्ट। 15th सेंचुरी का
अर्ली पार्ट। और यहीं पे द एज ऑफ चौसर की बात करेंगे तो 1340, 14 यानी 15 क्या बोलते हैं 14th सेंचुरी, हाँ 14th है, मैं 15th बोल रहा हूं, 14th। और ये 14th में ही रहेगा आपका, क्यों ना, क्योंकि 14 से जब आगे जाता तब उसको हम 15th बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना है। अब आइए यहां पे, क्लियर है मामला। अब आपको ध्यान से यहां क्या देखना है, द एंग्लो सेक्शन 1066 टू 15 तक गया है, और इससे आगे भी बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन एंग्लो नॉर्मन की बात करेंगे और एज ऑफ चौसर की बात करेंगे। और चौसर साहब को क्या बोला जाता है, फर्स्ट नेशनल पोएट। और यहीं पे अगर मैं बोलूं नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, ये किसको बोलेंगे आप, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड किन्हें बोलेंगे आप, ये बताइए फटाफट। सुभाष सिंह, फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड जॉफरी चौसर, एंड फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश इन अमेरिकन राइटर वॉल्ट विटमैन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फादर ऑफ इंग्लिश है ना जॉफरी चौसर, बट वहीं पे अमेरिकन राइटर की बात अगर होगी तो वहां पे कौन होंगे, वॉल्ट विटमैन साहब होंगे। नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड विलियम शेक्सपियर। वेरी गुड, रियो राजपूत, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, चौसर साहब का मैग्नम ओपस यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क या नोटेबल वर्क जो है वह कैंटरबरी टेल्स है ना। 29 टोटल पिलग्रिम्स है उसमें, आपने 30 लिखा है गौरव जी। चलिए, कैंटरबरी टेल्स की अगर आप बात किए हैं तो मेरा एक सवाल है कि कैंटरबरी टेल्स में कितनी स्टोरीज हैं, कैंटरबरी टेल्स जो है उसमें कितनी स्टोरीज हैं। और कैंटरबरी टेल्स से ही आपका एक आया था एक कपलेट, उस कपलेट का क्या नाम है जिसके फाउंडर आपके जॉफरी चौसर साहब हैं, कौन कौन बताएगा, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुप्रिया, अलका। वॉल्ट विटमैन, डेमोक्रेटिक एंड फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। वेरी गुड, कुमकुम 29 है, हाँ। सुप्रिया कह रही है कैंटरबरी टेल्स में 24 स्टोरीज है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। फिर मैंने बोला कि आपका हाँ हीरोइक कपलेट, श्वेता का जवाब आया है, बहुत अच्छे। हीरोइक कपलेट का एक और नाम है, हीरोइक कपलेट का एक और नाम है, बताइए क्या नाम है उसका, नोन एज राइमिंग कपलेट। वेरी गुड श्वेता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हीरोइक कपलेट का एक और नाम है राइमिंग कपलेट, और दोनों का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया कैंटरबरी टेल्स में, और कैंटरबरी टेल्स में 24 स्टोरीज हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। और फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, फादर ऑफ राइमिंग कपलेट कौन, जॉफरी चौसर साहब, ये सब ध्यान आप जरूर रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अब आइए, इयैम्बिक पेंटामीटर की बात कर रहे हैं। तो नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कौन, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। आज से जैसे ही हमारा ये सेशन एंड करेगा, सेशन हमारा एंड करेगा, लास्ट में मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दूंगा, एक या दो क्वेश्चन दूंगा। वो आप लाइव सेशन में मुझे जवाब नहीं देंगे, सेशन के एंड होने के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उस पे आपको जवाब देना है, और मैं देखूंगा कितने बच्चे सही जवाब देते। और आने के साथ, जैसे ही कल से सेशन हमारा स्टार्ट होगा, आने के साथ उसी क्वेश्चन पे पहले डिस्कस करेंगे। ये कैसा रहेगा, सेशन के लास्ट में एक दो सवाल आपको दे दिया जाए, जिसका जवाब सेशन के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप देंगे, सही हो गलत हो जो भी है। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा हमारा, हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पहले उसे एनालिसिस करेंगे, देन हमारा जो भी टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। हाँ, इन्होंने इस्तेमाल किया था, बाद में बढ़िया रहेगा। चलिए, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देंगे। अब यहां ये रेनेसां की बात करेंगे, और कल इस पे हमने भर भर के बात किया था, रेनेसां पीरियड। रेनेसां बहुत सारे बुक में इटालियन लैंग्वेज से बिलोंग करता है, ये वर्ड ऐसा बोला गया है, बट वो हमारा रॉन्ग है। ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है रिवर्थ, यानी कि पुनर्जागरण। एक क्लास नोबेल प्राइज पे करने वाले थे। और ठीक है सुप्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद दिला दिया। मैं कंटेंट तैयार कर लेता हूं, कुछ है भी तैयार, कुछ कर भी लेता हूं, करवा दूंगा, ठीक है। विकास कुमार, हेलो, मैं विकास मधुबनी से, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बने रहे सेशन में विकास जी। रेनेसां पीरियड 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी की बात करते हैं, 16 लेकिन ये 17th सेंचुरी तक आपका गया हुआ है। रेनेसां को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड की बात करेंगे। ये सारे के सारे हमारे रेनेसां एज से बिलोंग करते हैं, है ना। अब एलिजाबेथन एज की बात करेंगे आप, या जैकोबियन एज की बात करेंगे, ये सारे हमारे रेनेसां से बिलोंग करते हैं। इसीलिए जितने भी राइटर्स हैं,
चाहे आप एलिजाबेथन एज की बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर, फिर आपके बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, जॉन लीली, जॉन फ्लेचर, क्रिस्टोफर मार्लो, ढेर सारे राइटर्स हैं, है ना। तो अगर ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग कर रहे, इसका मतलब है कि वो हमारे रेनेसां से बिलोंग कर रहे। कुमकुम, रेनेसां फ्रेंच वर्ड 16th century, it was emerged in England from Italy which means rebirth. Some great writers were Chaucer, Johnson. Very good, बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए, ऑफलाइन इंग्लिश सब्जेक्ट का फुल टेस्ट नहीं करवाइएगा सर, बिल्कुल करवाएंगे, बहुत जल्द आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो यहां पे अर्ली रेनेसां, अर्ली टुडोर 1415, 1485 टू 1558, एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 टू 1603, 1603 में आपका एलिजाबेथन एज हो जाता है एंड, और विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं उनकी डेथ होती है 1616 में, और जैसे ही 1603 आता है तो 1603 से 1625 तक आपका चलता है जैकोबियन एज। क्लियर? इसीलिए विलियम शेक्सपियर साहब को एलिजाबेथन एज का तो माना ही जाता है, जैकोबियन एज का भी राइटर माना जाता है। अब सवाल यहां पर एक और चीज आता है, जितने भी ट्रेजिक प्लेज हमारे शेक्सपियर साहब लिखे हैं, ट्रेजेडी जिन्होंने लिखा है उन्होंने, जितना भी ट्रेजेडी है उसमें से मोस्ट ऑफ द ट्रेजेडीज आपके लिखे गए हैं जैकोबियन एज में, ना कि एलिजाबेथन एज में। जो मैंने बोला ध्यान से सुनिए कि मोस्ट ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर वर रिटन इन जैकोबियन एज, नॉट इन एलिजाबेथन एज। याद रखिएगा इस लाइन को, है ना। और जैकोबियन एज से मैंने याद करने का तरीका बताया था कि जैकोबियन जे से स्टार्ट होता है, और इस एज के जो किंग थे जेम्स फर्स्ट थे, ये भी आपका जे से ही स्टार्ट हुआ है। और जेम्स फर्स्ट के ही ड्यूरिंग काल में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था बहुत अच्छे तरीके से। और कल बाइबल के बारे में बताए थे कि बाइबल वर्ड बिब्लियो से लिया है, और बिब्लियो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। क्लियर? तो ग्रीक से किसमें ट्रांसलेट किया गया होगा? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया होगा फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से। किनके शासनकाल में? जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट, है ना। विच एज? तो भाई जैकोबियन एज। जैकोबियन एज कब से कब तक? 1603 टू 1625 इन 17th सेंचुरी। और 17th सेंचुरी की बात करेंगे तो अर्ली 17th सेंचुरी। ये सब ध्यान रखना है आपको। वैकेंसी नहीं आएगी क्या सर? भाई साहब वैकेंसी आएगी, परेशान नहीं होना है। कल रात में भी बहुत बात किए थे इसके बारे में, है ना। श्वेता बहुत बढ़िया, आपने अच्छा लिखा है, परेशान ना होइए। हाँ वो भी बढ़िया है आपका। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे कैरोलिन एज वैकेंट। देखो बात करते हैं, मुझे तो बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, जब भी आता हूँ कंटेंट रहता है, पढ़ाना रहता है, आप लोग उसकी बात नहीं कर पाते। चलिए एक टाइम निकालते हैं, कभी संवाद करेंगे सेशन पे आके। परेशान मत होइए, देखिए परेशान आप होइएगा तो काम आपका बिगड़ जाएगा। वैकेंसी आ जाए 1 महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए, आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। कल रात में भी बताए थे आप सभी को, बहुत बच्चे अभी डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल लगे रहेंगे, जो लगे रहेंगे उनका बल्ले बल्ले होना है। मान लो वैकेंसी आप बोल रहे नहीं आई, मान लेते 2 महीना नहीं आई वैकेंसी, लेकिन आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं, मतलब आप रिदम में हैं, आपकी तैयारी चल रही है। और जो बच्चे पढ़ाई को रोक दिए वो तो रुक गए, वो तो स्टॉप हो गए, लेकिन जो कर रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ेंगे। वैकेंसी जैसे ही आएगा वो तैयारी में पहले से जुटे हुए थे और अपनी तैयारी को फास्ट कर लेंगे, तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो रुकेंगे नहीं, जो थकेंगे नहीं, जो निराश नहीं होंगे। और जो निराश होकर रुक गए हैं, ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, इस बार नहीं हो पाएगा, फिर आपको अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा। और सिलेक्शन टाइम पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए वैकेंसी आ जाए, 1 महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए, परेशान नहीं होना है। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, उसी स्पीड से, उसी रिदम से, उसी मोटिवेशन से, ठीक है ना। चलिए परेशान मत होइए प्लीज। बात है न्यूज फैल जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है। अब आओ जैकोबियन एज को ही हमने बोला था एज ऑफ जॉन डॉन, एज ऑफ जॉन डॉन 1572 1631, ये सब याद रखना है। जॉन डॉन जैकोबियन एज, है ना। और यहां ये भी याद कर सकते हैं, जे से जॉन डॉन भी है, जे से जैकोबियन भी है, और किंग जेम्स फर्स्ट, तो जे 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 याद रखेंगे, शॉर्ट एक तरीका हो गया। कैरोलिन एज की बात कर रहे हैं, किंग चार्ल्स फर्स्ट, है ना। सी से कैरोलिन, सी से चार्ल्स, किंग चार्ल्स फर्स्ट 1625 टू 1649। सो कॉल्ड एज ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन साहब 1608 में पैदा हुए, 1674 में डेथ हुई। और जॉन मिल्टन जिस एज में पैदा हुए उसे प्यूरिटन एज भी कहते हैं, और प्यूरिटन एज जो आपका है वह 1649 टू 1660 का वो दौर रहा है। यहां पे लिखा हुआ है आपका, आप ध्यान देंगे। कॉमनवेल्थ पीरियड, और इसी को बोला गया प्यूरिटन इंट्रैगनम। ये सब आप याद रखें, बार बार एक ही चीज को मैं बोलते जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। अमन कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
अब आइए न्यो क्लासिकल पीरियड क्या है। अब न्यो क्लासिकल यहां तक तो हम कल पढ़े ही थे, फिर से रिकैप करवा दिया। यहां आ जाओ, न्यो क्लासिकल, न्यो वर्ड का मीनिंग क्या होता है बंधु? तो न्यो का मीनिंग होता है न्यू। न्यो का मीनिंग क्या होता है? जो चीज बिल्कुल नया है ना, नया नया है। न्यो क्लासिकल पीरियड 1660 टू 1798। अब 1660 के बाद क्यों? क्योंकि 1660 तक आपका प्यूरिटन एज चला है। तो अब हम प्यूरिटन एज की बात करें, जैकोबियन एज की बात करें, उसके बाद एलिजाबेथन एज की बात करें, ये सारे किसके टाइप हैं? या कैरोलिन एज की बात करें, सारे हैं रेनेसां। अब सवाल ऐसे भी आ सकता है, जैकोबियन एज कम्स आफ्टर न्यो क्लासिकल पीरियड। जैकोबियन एज लिख देता हूं। सवाल कैसे कैसे बनते हैं? जैकोबियन एज केम आफ्टर ऑगस्टन एज, द ऑगस्टन एज। यह सवाल आ गया, ऑप्शन दिया गया है ना, जैकोबियन एज केम आफ्टर द ऑगस्टन एज। सवाल आपका दिया गया है ट्रू, बी आपका है फॉल्स, सी में मान लो कोई ऑप्शन दे दे, है ना, कि नहीं, सी में आपको दे दे द ऑगस्टन एज, द ऑगस्टन एज केम, इसी को उल्टा करके दे बिफोर जैकोबियन एज, बिफोर जैकोबियन एज, है ना, या मान लो ए बी और बी में ये ऑप्शन आपको दे दिया, या आगे ऑप्शन दिया हुआ है कि जैकोबियन एज केम बिफोर ऑगस्टन एज, ऐसे बोला जाए, सवाल दिया जाए घुमा फिरा के। यहां पे आपको डेट से याद होना चाहिए। अब जैकोबियन किसका पार्ट है? तो रेनेसां का पार्ट है। ऑगस्टन किसका पार्ट है? न्यो क्लासिकल का पार्ट है। पहले आया कौन है? तो पहले जैकोबियन आया है, फिर ऑगस्टन आया है। तो कुल मिला के एज को भी इधर उधर करके सवाल पूछेगा, दिमाग आपका खराब करने के लिए, इसलिए सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश, है ना, एंग्लो नॉर्मन, द एज ऑफ चॉसर, फिर रेनेसां, रेनेसां में एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज, फिर उसके बाद न्यो क्लासिकल। सीक्वेंस में एज को याद रखोगे, मामला फिट रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। आपका दिमाग, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, सिचुएशन आप प्रेशर में होंगे, और प्रेशराइज्ड सिचुएशन में सही को भी गलत करके हम आ जाते हैं, इसीलिए ध्यान रहे। एक सीक्वेंस में ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन, मिडिल इंग्लिश, एंग्लो नॉर्मन, द एज ऑफ चॉसर, एकदम सीक्वेंस में। रेनेसां, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज, क्लियर। उसके बाद न्यो क्लासिकल, एकदम सीक्वेंस में आपको याद करते हुए चले जाना है। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर तो आपका ये रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो और भी बता रहा था। करेक्ट आपका क्या होना चाहिए था कि जैकोबियन आया ऑगस्टन से पहले, ये तो हमारा फॉल्स ना हो जाएगा। बोला जैकोबियन इज केम आफ्टर द ऑगस्टन, ऑगस्टन के बाद थोड़ी ना आया जैकोबियन, पहले आया है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। बाद बाकी ऐसे लिखता द ऑगस्टन कम बिफोर आपका ऑगस्टन एज, कि ऑगस्टन एज जो पहले आया है जैकोबियन के, वो भी रॉन्ग था। सच्चाई बात क्या है, सच क्या है कि जैकोबियन एज केम बिफोर ऑगस्टन एज, सीक्वेंस ये था, है ना। ये बाद बाकी ऑप्शंस नहीं है, ये स्टेटमेंट मैंने दिया, ट्रू और फॉल्स पूछा था, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। कुमकुम लिखिए, जॉन मिल्टन 1608 1674 पैराडाइज लॉस्ट लिखे, कैरोबियन एज के थे। At the age of 1651 he became blind, 52. At the age of 42, है ना, he got blind in one eye. At the age of 62 he became blind of both eyes. अच्छा, हाँ, 51 में एक, बाद बाकी वो 52 में दोनों, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। Both eye wrote Paradise Lost based on God and Paradise Lost। अब देखिए, Paradise Lost लिखने का जो काम किया गया, फर्स्ट वॉल्यूम जो उसमें है 10 बुक्स हैं, 1667। पैराडाइज लॉस्ट की जब हम बात करते हैं 1674, जिस एज में उनकी डेथ भी हुई है, सेकेंड वर्जन आया जिसमें 12 बुक्स हैं। और पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया सेकेंड वर्जन, उसका सोर्स है एनिड, एक पोयम है एनिड, जिसके राइटर वर्जिल हैं, जो आपको बिफोर बीसी में मिलेंगे, बिफोर क्राइस्ट में मिलेंगे।
है ना, सब बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं लिटरेचर में करने को। आइए यहां चलिए, द न्यू क्लासिकल पीरियड ऑल्सो कॉल्ड सुडो क्लासिकल, यानी सुडो क्लासिकल बोलिए या न्यू क्लासिकल बोलिए, बात एक ही है। 1660 टू 1798 अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रिस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रिस्टोरेशन पीरियड की बात करेंगे 1660 टू 1700, ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन। अब देखो यहां ध्यान से, कंफ्यूज आप होंगे, जैकोबियन एज को एज ऑफ जॉन डोन बोला गया है। जैकोबियन एज को एज ऑफ जॉन डोन बोला गया, याद रखिए, जैकोबियन एज, उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट जैसे, और जॉन डोन, याद रखेंगे। न्यू क्लासिकल में रिस्टोरेशन पीरियड आया, जिसको जॉन ड्राइडेन भी कहते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जैकोबियन एज जॉन ड्राइडेन, नहीं, जैकोबियन एज जॉन डॉन और रिस्टोरेशन एज जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन कब पैदा हुए? 1631, 1700, और जॉन ड्राइडेन साहब का नाम लेते हैं तो ये आपका क्या है, क्या है ये? फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। द रिस्टोरेशन पीरियड है ना, द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, ध्यान रखेंगे। द ऑगस्टन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड की बात करेंगे आप 1660 टू 1700, ये बोला गया आपका, उसी में जा रहा है सारा, एक ही साथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, अब आप अलेक्जेंडर पोप की बात कर रहे, अब अलेक्जेंडर पोप की बात करेंगे, या एक और राइटर थे आपके, कौन से 18th सेंचुरी में, जोनाथन स्विफ्ट। क्या नाम था? जोनाथन स्विफ्ट। अब अगर आप बात करें कि अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट का नाम क्यों लिया जाता है सर, तो अलेक्जेंडर पोप हुए आपके और जोनाथन स्विफ्ट, ये दोनों 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट थे। 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट यानी व्यंग्यकार, क्या थे? सटायरिस्ट। इनका नाम लिया जाता है, अलेक्जेंडर पोप का, जोनाथन स्विफ्ट का, ध्यान रखेंगे। और ऑगस्टन एज को द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी बोला गया। अलेक्जेंडर पोप 1668 टू 1744, और जोनाथन स्विफ्ट जो हैं, इनकी डेथ हुई है 1745 में, डेथ हुई है, डेथ, ध्यान रखेंगे। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1740 या 45 टू 1798 या 1800, ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ सैमुअल जॉनसन। अब सैमुअल जॉनसन को आप किस नाम से जानते हैं? एक और नाम है उनका, जोनाथन स्विफ्ट एंड पॉप सटायरिस्ट एंड डाइड इन 1745, वेरी गुड। कुमकुम कुमारी जोनाथन स्विफ्ट 18th सेंचुरी के सटायर, जो सीरियस थिंग्स मॉक करा के बोलते थे। हाँ, सटायर का मतलब ही होता है व्यंग। जोनाथन स्विफ्ट एंड अलेक्जेंडर पोप, ग्रेट सटायरिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी को द एज ऑफ सटायर भी बोला जाता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, ऐसे ही जवाब दें। 18th सेंचुरी जो आपका है, जहां पे आप ऑगस्टन एज की बात कर रहे हैं और इन सारे एज की बात कर रहे हैं, वहीं पे 18th सेंचुरी को द एज ऑफ सटायर भी बोला जाता है। सुभाष सिंह, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, वेरी गुड। डॉक्टर जॉनसन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। और इनका एक वर्क है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने एक डिक्शनरी लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज में, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जोनाथन स्विफ्ट लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है मामला? चलिए, सॉरी, जोनाथन स्विफ्ट बोल रहा हूं, सैमुअल जॉनसन लिखे हैं, सैमुअल जॉनसन, सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल पीरियड, यानी एज ऑफ सेंसिबिलिटी को आप द एज ऑफ सैमुअल जॉनसन बोलेंगे या ट्रांजिशनल पीरियड बोलेंगे। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजेज, यानी कि बदलाव, और यहां से लिटरेचर के क्षेत्र में और भी बदलाव देखने को मिले। तो न्यू क्लासिकल पीरियड की अगर हम बात करते हैं, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रिस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वेरी गुड डॉक्टर जॉनसन, हाँ, बहुत बढ़िया। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, और एकदम सीक्वेंस में आपके माइंड में लॉक होना चाहिए, याद रहे,
है ना, और हो जाएगा। सेशन को देखिए और बार बार उस चीज को रिमाइंड कीजिए। होता क्या है, पढ़ने से ज्यादा सोचना है आपको, है ना। हम कहां पे थोड़ा लिंक से हट के बात कर रहा हूं थोड़ा सा। देखिए होता क्या है, किसी भी चीज को आप पढ़े, ये साइंटिफिक रीजन है, और ये मैं अपने खुद के मन से नहीं बोल रहा। आप लोग विकास दिव्यकीर्ति सर का नाम जानते होंगे, उन्हीं का स्पीच में सुन रहा था एक दिन, और वो बोले थे, और वो ग्रेटेस्ट टीचर है इंडिया के, आपको मालूम होना चाहिए, विद्वान व्यक्ति है, आप लोग भी उन्हें जरूर सुना करें जब मन वगैरह ना लगे। तो बोले कि स्टडी आप जितना ही करते हैं, है ना, उसके बाद उस चीज के बारे में उससे ज्यादा आपको सोचना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं और तुरंत भूलते हैं। ये भूलने वाली जो बीमारी है, ये क्यों है? क्योंकि जिस चीज को पढ़ा उस चीज को सोचे नहीं। होता क्या है, अब प्रॉब्लम कहां पे है, क्यों नहीं सोचते? पढ़े, पढ़ते पढ़ते मन भर गया, तुरंत मोबाइल निकालते हैं, रील्स देखने लगते हैं। आपका माइंड अब स्टडी मटेरियल से तुरंत रील्स की ओर शिफ्ट हो गया, या आप जो भी काम कर रहे गप करने लग गए उसमें शिफ्ट हो गया। तो जो आप पढ़े थे, पढ़ तो लिया, खाना खा तो लिया, अब उसको पचाने के लिए उसको रजिस्टर करना पड़ेगा माइंड में, और रजिस्टर करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। क्लियर है मामला? तो इसलिए जब भी पढ़ते हैं आप, तो पढ़ने के 10 मिनट 15 मिनट तक आराम से बैठ के, है ना, कुछ और नहीं करना है, सोचना है उस चीज के बारे में। मान लो आपने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पढ़ा विकिपीडिया से, सेशंस देखे आपने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया आपने, कुछ भी किया, उसके बाद आराम से चेयर पे बैठे रहिए, जहां भी आप बैठते हैं, हो सके तो एकदम एकाग्र होके बैठिए और उस चीज को सोचिए, जो भी आप पढ़े हैं सोचना है। तो वो क्या होगा, आपके माइंड में एकदम अंदर चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में चलते चला जाएगा और वहां जाके लॉक हो जाएगा। ये साइंटिफिक, ये साइकोलॉजी का टर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़े, मन नहीं लगा, कुछ और करने लगे, बालकनी में जाके खड़े हो गए, तो फिर आप तुरंत पढ़ाई से शिफ्ट कर गए कहीं और, तो दिमाग आपका वहां चला जाएगा। इस चीज को आप ग्रहण तो कर लिया, लेकिन पाचन तंत्र में नहीं ले गए। तो वही चीज है, जब पढ़ने के बाद आप ज्यादा सोचेंगे ना उस चीज के बारे में, तो वो चीज आपके डीप और जाएगा और माइंड में जाके लॉक हो जाएगा। बचपन में क्या होता था, याद कीजिए, बहुत सारी यादें हैं बचपन में जो अभी तक आप नहीं भूले हैं। लेकिन अभी क्या होता है, सुबह पढ़ते हैं, शाम को भूल जाते हैं। उसका रीजन यही है, बचपन में जो भी होता था मस्त होके, या स्कूल की कोई कहानी है, घर पे आके सोचते हैं, मैम ऐसे बोली, सर ऐसे बोले, वो चीज आपको अभी तक याद होगा क्योंकि आपने उस चीज पे सोचा है ना, टाइम दिया है। इसलिए पढ़ने के बाद जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा उस चीज को सोचने पे लगाइएगा, उस इमेजिन कीजिएगा क्या क्या आप पढ़े हैं, तो वो आपके माइंड में रजिस्टर होता चला जाएगा और फिर आप भूलने की बीमारी जो है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो पढ़ना भी है और उसके बारे में सोचना भी है। इसलिए जो मैंने बोला अभी कि आप ये जो भी पढ़ रहे, बैठेंगे, आप खुद बोलेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सेक्शन, मिडल, एंग्लो नॉर्मन, जॉफ्री चौसर, फिर आप बात करेंगे रेनेसां, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन एज, ऐसे करते हुए, है ना, मन ही मन बोलेंगे, तो वो आपके डीप चला जाएगा, फिर बाहर नहीं निकलेगा, है ना। ऐसे करना है आप सभी को। चलिए, और मैं तो अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा ही करूंगा। अब आ जाओ यहां पे, कहां पे थे हम, हाँ यहां पे। तो ये आपका हो गया ट्रांजिशनल पीरियड वाला, न्यू क्लासिकल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। रिस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रिस्टोरेशन का क्या नाम है, द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, और जैकोबियन का क्या नाम है, एज ऑफ जॉन डोन, याद रखेंगे। ऑगस्टन एज, द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, और अलेक्जेंडर पोप के साथ कौन थे, जोनाथन स्विफ्ट, जो 18th सेंचुरी के सटायरिस्ट हैं, और 18th सेंचुरी को बोला जाता है द एज ऑफ सटायर। 1755, आपने आई थिंक इसका आंसर दिया है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, कुमकुम, है ना। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन वॉज नॉन एज डॉक्टर जॉनसन, इज होगा, अभी भी जाना जाता है उन्हें, है ना। ये बर्थ और डेथ और ट्रांजिशनल पीरियड, ये न्यू क्लासिकल पीरियड का वर्जन है आपका। द रोमांटिक पीरियड, द रोमांटिक पीरियड, अब ये वाला कमाल का है ना। जैसे ही हम रोमांटिक पीरियड की बात करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, अर्ली रोमांटिक, लेटर रोमांटिक। अर्ली रोमांटिक का मतलब है फर्स्ट जनरेशन, और लेटर रोमांटिक का मतलब है सेकेंड जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज, ये होगा। अब देखिए, रोमांटिक एज में आप समझते होंगे रोमांस की बात हो रही है, और रोमांस जो है सिर्फ कपल के बीच में हो ऐसा नहीं होता,
रोमांस, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि दो कपल होने चाहिए, दो पार्टनर होने चाहिए तभी रोमांस होगा। रोमांस किसी भी चीज में हो सकता है। जिस भी काम को आप मजेदार तरीके से करते हैं, जिस काम को पढ़ाने में आपको मन लगता है, जैसे मैं बोलूं मैं इंग्लिश को ना रोमांटिक वे आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाने में मेरे को बहुत मजा आता है, पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से पढ़ा भी पाता हूं और इंजॉय करके पढ़ाता हूं, थकता ही नहीं। तो रोमांस का मतलब होता है जिस चीज की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिस चीज में आपको बहुत मन लगता है। अब बहुत सारे लोग पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत सारे लोग बुक बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, आप में से बहुत गाते भी बहुत अच्छा होंगे, पिक्चर पेंटिंग बहुत अच्छी करते होंगे, है ना। तो जिस चीज से आपको मोहब्बत है ना, जरूरी नहीं है किसी इंसान से ही हो, काम से भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रोमांस। समझ में आ गया। अब आइए, रोमांटिक एज 1798 टू 1837। अब मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले कौन आया, तो ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन, फिर कौन आया मिडिल इंग्लिश एंग्लो नॉर्मन जॉफरी चौसर, फिर कौन आया रेनेसा, फिर आपका कौन सा आया न्यू क्लासिकल। रेनेसा में फिर आपका एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन जो भी है, फिर आपका न्यू क्लासिकल आया, और न्यू क्लासिकल के बाद आपका कौन सा आया रोमांटिक, सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। रोमांस विद डिलाइटफुल एटीट्यूड विद प्लेजर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कुमकुम। आइए, आई वॉज ऑल्सो एट सी जॉन ड्राइडेन डिक्शनरी लैंग्वेज का पब्लिकेशन ईयर, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 7 ईयर्स लगा कंप्लीट करने में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़िए आप लोग। चलो, बाप रे इतना था, मतलब क्या इतना था। अब आइए, द रोमांटिक पीरियड 1798 टू 1837। अब रोमांटिक एज में आप देखे होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का नाम आता है, और उन्हें नेचर पोएट कहते हैं। जैसे ही रोमांटिक एज की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, और इन्हें क्या क्या बोलते हैं आप, इन्हें नेचर पोएट आप बोलते हैं, इन्हें द प्रिस्ट ऑफ नेचर बोलते हैं। प्रिस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी, साधु, संत, महात्मा। अब यहां देखिए, अब विलियम वर्ड्सवर्थ को ये रोमांटिक एज के राइटर हैं, और इन्हें नेचर पोएट क्यों बोले। सबसे पहले ये नेचर को जो टाइटल दिए, मदर, नेचर को बोले ये हमारी मां है, ये हमें पैदा करती है, ये हमें संवारती है। प्रकृति से बहुत प्यार था, और नेचर के बारे में भर भर के लिखे। अगर आप रोमांटिक एज की बात करेंगे, लेटर रोमांटिक एज की बात करेंगे, उसमें आपके जॉन किट्स आएंगे। जॉन किट्स साहब बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई, 1795 में पैदा हुए, और 1821 में यानी एट द एज ऑफ 25-26 उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। अब जॉन किट्स इतने इमेजिनेटिव थे, इतने इमेजिनेटिव, रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन के राइटर हैं। अगर मान लो ये बॉटल उन्हें अच्छा लगा, तो बॉटल के बारे में ही अच्छी अच्छी बातें वो लिख देंगे। ग्लास अच्छा लगा, कोई जग दिखा, घर दिखा, एसी दिख गया, एसी के बारे में ही लिख दिए। प्यार, इसी को बोलते हैं लव, इसी को बोलते हैं रिस्पेक्ट, सम्मान देना किसी चीज को। वही आपका है रोमांटिक। अब विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट क्यों कहते हैं, क्योंकि नेचर के बारे में भर भर के रिस्पेक्ट के फॉर्म में इन्होंने बहुत कुछ लिखने का काम किया है। और इसमें आपके ढेर सारे राइटर्स होंगे। आप विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कीजिए, एसटी कॉलरिज की बात कीजिए, क्लियर है मामला। फिर आप विलियम ब्लेक की बात करेंगे, जॉन किट्स की बात होगी, पीबी शैली आएंगे, लॉर्ड बायरन आएंगे, मैरी शैली जो पीबी शैली की वाइफ है। इसलिए हमारे इंग्लिश में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में ये जो एज है ना हमारा रोमांटिक एज, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एज के राइटर और इस एज का जो वर्क्स है ये एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। तो रोमांटिक एज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल इंग्लिश नहीं है, सवाल कहीं से भी आएगा, यहां से आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसे आप विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, द प्रील्यूड, टिंटरनबे, रेनबो, ढेर सारे पोएम हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस एज को ढंग से हमें पढ़ना पड़ेगा, और हर एक को पढ़ेंगे हम। तो अर्ली रोमांटिक में कौन कौन से आपके आएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात आप करेंगे, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन, रॉबर्ट साउदी हुए एक, जो इनसे पहले पोएट लॉरेट थे, है ना, ऑफ इंग्लैंड। वो 1813 से 1843 पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे, और 1843 में उनकी डेथ हो गई रॉबर्ट साउदी की, तब जाके विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, रॉबर्ट साउदी हो गए, एसटी कॉलरिज हो गए, है ना। ये सारे के सारे आपके जो हैं, या आप उनका भी नाम ले सकते हैं, चार्ल्स लैम्ब, और फिर
चार्ल्स लैम्ब का नाम आएगा अर्ली रोमांटिक एज में। अगर आप लेटर में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, तो वहां पे आपको नाम मिलेगा जॉन किट्स, पीबी शैले, मैरी शैली जो पीबी शैली की सेकंड वाइफ है, जिन्होंने एक गॉथिक नॉवेल भी लिखा फ्रैंकेनस्टीन, जो 1818 में पब्लिश भी हुआ, और लॉर्ड बायरन साहब। ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं किनके? रोमांटिक एज के। तो आप सभी को वर्क करना चाहिए। कुछ कुछ राइटर का नाम मैं देता हूं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ पे आप काम करेंगे ही करेंगे, खुद से काम करना है आपको। एसटीसी सैमुअल टेलर कॉलरिज पे काम करें। विलियम ब्लेक पे काम करना चाहिए, ये पोएट और पेंटर दोनों, क्या बोलते हैं, राइटर और पेंटर दोनों थे। लॉर्ड बायरन, यहां से सवाल भर भर के पूछा जाता है। पीबी शैले, पीबी शैली की दूसरी वाइफ है मैरी शैले। जॉन किट्स, रॉबर्ट साउदी, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ऑफ रोमांटिक एज। इन्हीं के बारे में आप स्पेशली गूगल पे, विकिपीडिया पे पढ़ें, टाइम निकाले, नोट्स बनाएं, बहुत जरूरी है। अब आप लोग बहुत लिखे हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं क्या क्या लिखे हैं। थोड़ा सा मुझे कमेंट्स को नीचे करना पड़ेगा। अनामिका बहुत लंबा सा मैसेज लिखी है, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, आप लोग जवाब देते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा अनामिका? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सेक्शन, मिडिल इंग्लिश, एंग्लो नॉर्मन, रेनेशा, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, कॉमनवेल्थ, न्यू क्लासिकल पीरियड, स्टोरिनेशन पीरियड। बाद बाकी दो और याद रख लेंगे आप। नालंदा लहर, डब्ल्यू फेमस पोएट ऑफ रोमांटिक एज, वेरी गुड। लिरिकल बैलेट्स, इससे पहले लिटरेचर का ज़्यादा खास नॉलेज नहीं था, बट आपके यूट्यूब क्लास करने के बाद अब लिटरेचर में हिम्मत आ रहा है। बिल्कुल आएगा, डोंट वरी। चार्ल्स लैम्ब, वेरी गुड। मैरी शैली, जॉन किट्स, लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, ब्लैक मैनीमोर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए, बहुत अच्छा। रॉबर्ट साउदी बिकेम पोएट लॉरेट बिकॉज वॉल्टर स्कॉट डिनाइड टू बी द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। बिल्कुल, रॉबर्ट साउदी इसीलिए बन गए पोएट लॉरेट क्योंकि आपको वॉल्टर स्कॉट एक राइटर है रोमांटिक एज के ही, है ना, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई थी बनने की, लेकिन वो मना कर दिए, तो फिर आपको बनाना पड़ गया किनको? रॉबर्ट साउदी जी को। बहुत बढ़िया। प्रियंका बोलते रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम वर्ड्स, नहीं, रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज, 1812 में पैदा हुए रॉबर्ट ब्राउनिंग, विक्टोरियन एज के राइटर हैं, है ना। और विक्टोरियन एज कब से कब तक आपका रहा है? 1837 से 1901 तक, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, विक्टोरियन एज, ध्यान रहे इस बात का प्रियंका। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, एस.टी. कॉलरिज, पीबी शैली, वेरी गुड। पिंकी यादव, फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड जॉन ड्रायडन इन 1668, बहुत अच्छे। जेन ऑस्टिन होता है, जून ऑस्टिन नहीं होता, जेन ऑस्टिन। रॉबर्ट साउदी 1813 टू 1843, बहुत बढ़िया। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 1815, पोएट लॉरेट, वेरी गुड। विक्टोरियन एज 1837 1901, अनामिका, बहुत अच्छे। कुमकुम कुमारी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विक्टोरियन 1837 1901, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग दिए थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, इससे आगे हम कल बात करेंगे विक्टोरियन पीरियड क्या है। और सेशन अच्छा लगे जरूर शेयर कर दिया करें आप लोग, और लाइक भी कर दिया करें अपने एंड से, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।